टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो 9th क्लास है उसका 9वां दिन है। हमने जो कल जो स्टडी की थी उसमें जो अवस्था परिवर्तन है, उसमें जो है तापमान परिवर्तन जो हमने पढ़ा है, ठीक है ना। उसमें देखो जैसे हमने स्टडी की थी, कुछ परिभाषाएं देखी थी। एक तो जैसे ठोस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उससे क्या कहा जाता है, संगलन कहा जाता है, ठीक है ना। ठोस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, संगलन कहा जाता है। एक आरेख चित्र द्वारा दोबारा बता देता हूँ, जिससे सारी परिभाषाएं हमारी क्लियर हो जाए, जो आगे आएगी वो भी और जो कल चलेगी वो भी, ठीक है ना। कल इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि जैसे ठोस है, ठीक है ना, वो किस में बदलता है, द्रव में। तो ठोस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संगलन या गलने की प्रक्रिया कहलाती है। और यदि द्रव है वह ठोस में बदल जाता है तो उससे क्या कहा जाता है, जमना बोल सकते हैं या जमाव कहा जा सकता है, ठीक है। ऐसे यदि हम बात करिए द्रव है, द्रव किस में बदल जाए, गैस में, तो द्रव का गैस में बदलने की प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। और यदि गैस है वो वापस द्रव में बदल जाए तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। और ठोस सीधा गैस में बदल जाए या गैस सीधा ठोस में बदल जाए वह गुण क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन का गुण कहलाता है। ये कुछ पदार्थों में स्पेशल विशेषताएं पाई जाती है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो ठोस से सीधे गैस में या गैस से सीधे किस में बदल जाते हैं, ठोस में बदल जाते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और कल मैंने इसके उदाहरण भी बताए थे, कपूर है और नौसादर, ये सब, ठीक है ना, ये मैंने कल बता दिया था। ये थोड़ा सा क्या हो गया, स्टडी हो गई, ठीक है। जैसे मान लो ठोस ये पिघलना है, द्रव में बदलना क्या हो गया, संगलन हो गया। द्रव वापस यदि ठोस से बदल ले तो उसे क्या बोलते हैं, जमना बोल सकते हैं। द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण, गैस का द्रव में वापस बदलना क्या होता है, संगलन। तो ये क्या हो गया फिर, ऊर्ध्वपातन। इसके बारे में कल थोड़ी सी स्टडी कर ली थी। फिर हमने एक गलनांक की परिभाषा देखी थी कि वह तापमान जिस पर जो ठोस होता है वो द्रव में बदलना प्रारंभ कर देता है, वह उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और उसमें गलनांक का जो मान था वो हमने कल देखा था, कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से। 0 डिग्री सेल्सियस से या केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन। मैंने कहा था कि यदि सेल्सियस में यदि केल्विन में बदलना है तो कितना जोड़ देते हैं, 273 उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और यदि केल्विन को किस में बदलना है, सेल्सियस में, तो उसमें माइनस कितना कर देते हैं, 273 कर देते हैं। सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देते हैं, और केल्विन को यदि सेल्सियस में बदलना है तो 273 क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम बात करें उसके बाद में उसी टॉपिक में हम लिखेंगे आगे कि बर्फ को जब तक हम गर्म करते हैं, जैसे बर्फ को गर्म करते हैं तो जब तक बर्फ संपूर्ण जल में नहीं बदल जाती है तब तक उसका तापमान क्या होता है, समान बना होता है। यानी इसके दौरान समान तापमान बनने का कारण क्या है कि उसमें कौन सी ऊष्मा निहित होती है, गुप्त ऊष्मा। उसमें कौन सी ऊष्मा पाई जाती है, गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। उस गुप्त ऊष्मा के कारण उसका तापमान कैसा बना रहता है, समान बना रहता है, ठीक है। अब हम परिभाषा देखेंगे गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं या प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रसुप्त ऊष्मा की यदि हम बात करें तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। दोबारा सुनोगे कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यानी द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है, गुप्त प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो हम परिभाषा देखेंगे किसकी, प्रसुप्त ऊष्मा की। तो जो हमने नोट्स लिखा है उसके आगे लाइन चेंज करके लिखोगे कि किसी ठोस, ठीक है, के गलने की
गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। तापमान समान रहता है। ठीक है, क्यों रहता है? यह समान तापमान, यह समान तापमान गुप्त ऊष्मा के कारण, गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। ठीक है, अब लाइन चेंज करके हम परिभाषा लिखेंगे किसकी? प्रसुप्त ऊष्मा की। ठीक है ना, तो लिखो लाइन चेंज करके, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की, जितनी उसमें ऊर्जा की, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ये होगी किसकी परिभाषा? प्रसुप्त ऊष्मा की। ठीक है, उतार लिया होगा। दोबारा परिभाषा देख लो कि वायुमंडलीय दाब पर, मेरे साथ बोलोगे कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, इतना उतार लिया होगा। अब लाइन चेंज करके लिखना है। अब देखो इसके बाद में कि जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं, जैसे जल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जैसे जल को गर्म किया जाता है उसमें ऊर्जा दी जाती है तो कण क्या करते हैं? तेजी से गति करना प्रारंभ कर देते हैं। जो उस जल के जो कण होते हैं वो तेजी से गति करना प्रारंभ कर देते हैं और एक तापमान ऐसा आता है उसके पश्चात जो कणों के मध्य जो आकर्षण बल है उसका मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। द्रव में यदि हम बात करें, जैसे उसको गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो अधिक उष्मा देने पर एक तापमान ऐसा आता है जिस पर जो कणों का आकर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है और कण तेजी से स्वतंत्र रूप से क्या करने लग जाते हैं? गति करने लग जाते हैं। यानी आकर्षण बल कम हो जाता है तो स्वतंत्र रूप से क्या गति करने लग जाते हैं? गति करने लग जाते हैं। और इस तापमान पर द्रव किस में बदलना प्रारंभ हो जाता है? गैस में बदलना प्रारंभ हो जाता है। कण दूर दूर चले जाते हैं तो द्रव किस में बदलना प्रारंभ हो जाता है? गैस में। ठीक है ना, तो हम बात करें कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहते हैं। यानी जिस तापमान पर द्रव उबलना प्रारंभ कर दे उस तापमान को क्या कहा जाता है? उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है।
और जल का जो हम बात करें, शुद्ध जल की यदि हम बात करें, इसके लिए इसका जो मान होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस से। और केल्विन में बात करें तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन, यानी इसमें क्या जोड़ दिए जाते हैं 273 जोड़ दिए जाते हैं। यानी जल का क्वथनांक की बात करें तो सेल्सियस में तो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस से, और केल्विन में कितना होता है 373 केल्विन। ठीक है ना, ये चीज हमें लिखनी है। प्रसुप्त ऊष्मा की परिभाषा होगी। अब आगे लिखेंगे, जब हम लाइन चेंज करके लिखना है, जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं, अधिक तेजी से गति करते हैं। ठीक है, और एक निश्चित ऊष्मा के पश्चात, और एक निश्चित ऊष्मा के पश्चात, ऊष्मा के पश्चात ये कण परस्पर आकर्षण बल तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। आकर्षण बल तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब परिभाषा देखेंगे क्वथनांक की, लाइन चेंज करके लिखोगे, क्या लिखेंगे कि वायुमंडलीय दाब पर, अभी आपको ये परिभाषा बताई थी, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। ये परिभाषा किसकी होगी? क्वथनांक की। ठीक है ना, कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। हम बात करें कि 373 जो केल्विन तापमान होता है वो जल के लिए क्या होता है? क्वथनांक का मान होता है। तो आगे हम लिखेंगे जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन, या क्वेश्चन में कितना लिख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 273 घटा के, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस से होता है। ये बेटा अच्छा नंबर है, 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना।
बर्फ का जो गलनांक होता है उसमें हम बात करें, उसमें तो गलनांक का मान बता रहे थे, वो तो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और क्वथनांक का मान कितना होता है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। ये आज का हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में कल पढ़ेंगे आगे की जो क्लास में, तो इसको सही प्रकार से देखोगे।